तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ रोहित, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। सो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा बेसिक ऑफ पीएचपी, मतलब पीएचपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और पीएचपी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन ए वेब डेवलपमेंट। मतलब वेब डेवलपमेंट में हम लोग पीएचपी को कैसे यूज़ करके एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप टाइप का एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ रोहित। तो बेसिक ऑफ पीएचपी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इको स्टेटमेंट से। ठीक है, इको इज द स्टेटमेंट, और इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, और सारी चीज़ें बताने वाला। तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। इको इज द स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। मतलब कि हम लोग को अगर कुछ भी आउटपुट दिखाना होता है पीएचपी में, तो हम लोग यूज़ करते हैं इको स्टेटमेंट। ओके, इको कैन बी यूज विथ एंड विथआउट पैरेंथेसिस। मतलब आप नॉन पैरेंथेसिस दे भी सकते हैं, ये जो पैरेंथेसिस है, और विदाउट पैरेंथेसिस भी इको लिख सकते हैं। इको डज नॉट रिटर्न्स एनी वैल्यूज। मतलब इसको जो है हम लोग जितना भी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो पैरेंथेसिस देने से वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है पैरेंथेसिस में अगर यूज़ करते हैं तो ये फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल जो है स्टेटमेंट है। ओके, प्रिंट इज स्लोअर देन इको। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ECHO होगा यहाँ पे। इको प्रिंट जो है एक प्रिंट फंक्शन भी है, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। प्रिंट दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। तो इसको चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि इको कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं अपना सी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। सी ड्राइव ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ जैम के अंदर, उसके बाद जाता हूँ htdocs के अंदर, और इसके अंदर जाता हूँ मैं एक फ़ोल्डर भी बना लेता हूँ। मैं यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर मेरा बना हुआ है पहले से ही। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं बना देता हूँ एक फ़ोल्डर, न्यू फोल्डर, बेसिक पीएचपी। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लूँगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, इस फोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिख दिया है, ओपन कर लिया। अब eco.php मैं बना लेता हूँ। ठीक है, eco.php मैंने बना दिया। अब eco.php के अंदर सिंपल सा आपको php टैग को ओपन करना है और इसको क्लोज भी कर देना है। ठीक है, क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये ओपन करना ज़रूरी होता है। मैं दिखा भी दूंगा उसको। सबसे पहले इको लिखते हैं और इको के अंदर लिखते हैं हेलो रोहित, हाउ आर यू। ओके, अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। अब रन करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट तो रन कर नहीं सकते, तो सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट रन करके। पहले तो यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, पहले देखते हैं लोकल होस्ट खुल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लोकल होस्ट कांट बी रीच। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जैम्प ओपन करना पड़ेगा हम लोग को, जैम्प कंट्रोल पैनल। ओके, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को अपाची को, और सिर्फ अपाची को ही रहने देते, माइस्क्यूएल अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, अपाची स्टार्ट कर दिए हम लोग और रिलोड करते, देखिए ये जो खुल चुका है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे खोलेंगे, ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ओपन करना पड़ेगा यूट्यूब। ओके, यूट्यूब लिखे तो हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग लिखे थे बेसिक पीएचपी। ठीक है, बेसिक पीएचपी eco.php ने बनाया था। देखिए हेलो रोहित, हाउ आर यू, यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा यूट्यूब। हम लोगों का फोल्डर किसके फोल्डर के अंदर रखा है, किस फोल्डर के अंदर हम लोग अभी हम लोग है यूट्यूब htdocs के अंदर, यूट्यूब फोल्डर, उसके बाद बेसिक ऑफ पीएचपी। तो इसीलिए हम लोग को बेसिक ऑफ पीएचपी लिखने के बाद eco.php लिखने से फोल्डर फाइल हम लोग का खुल गया। तो देखिए यहाँ पे जो है हेलो रोहित हाउ आर यू लिखे हम लोग। ठीक है, हेलो रोहित हाउ आर यू। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको जो हम लोग ऐसे भी लिख दिए, और सेम चीज़ को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, एज अ फंक्शन, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसको स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, देखिए आ रहा ना। अब इसको हमको दूसरा लाइन में लिखना होगा, तो यहाँ पे जो है सो हम लोग को इको एक और देना पड़ेगा। इको करते हैं हम लोग एक BR टैग को। ठीक है, एक BR टैग को
क्योंकि पूरा पूरा वेब डेवलपमेंट पे रन करता है, वेब पे ही रन करता है, इसीलिए हम लोगों को बीयर टैग देना पड़ेगा न्यू लाइन में लाने के लिए। ओके, तो देखिए ये जो है आ चुका है। तो इको इस तरह से काम करता है, आपको कुछ नहीं सिंपल आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इको। अब कहीं पे भी हम लोग को वेब में जो है आउटपुट को अगर शो करना है, आउटपुट को अगर शो करना है कुछ भी डायनेमिक डेटा, जैसे मान लीजिए हम लोग को एक वेरिएबल लिए नेम, ओके, नेम में हम स्टोर करा दिए रोहित कुमार, रोहित कुमार कुमार, ठीक है। अब हम लोग वेरिएबल को इको करेंगे, डॉलर नेम को इको करते हैं, डॉलर नेम को, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, देखते हैं, हम लोग को दिखाई देगा रोहित कुमार। ओके, क्योंकि रोहित कुमार किसके अंदर स्टोर्ड है, नेम के अंदर, नेम के अंदर स्टोर्ड है। प्रिंट इको किसको किए, हम लोग नेम को। अब इसको पैरेंथेसिस में दे दीजिए या फिर नॉर्मल दे दीजिए। पैरेंथेसिस में भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी रिजल्ट में फ़र्क आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, देख सकते हैं। सेम इसी तरह से काम करता है हम लोगों का प्रिंट फंक्शन। प्रिंट एक्चुअली फंक्शन पैरेंथेसिस में दिया जाता है, इसीलिए बार बार फंक्शन निकल जा रहा है, बट ऑल्सो प्रिंट इज नॉट अ फंक्शन, प्रिंट इज द स्टेटमेंट, प्रिंट इज द स्टेटमेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। सेम थिंग विद द, मतलब जैसा आपका इको फंक्शन है, इको स्टेटमेंट है, वैसे ही आपका प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ होता है, बट इसमें और दोनों में यही फ़र्क होता है, ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन प्रिंट जो है सब स्लोअर होता है इको स्टेटमेंट के, ठीक है। अब बहुत जन बोलेंगे कि हम लोग फिर प्रिंट क्यों यूज़ करें, इको क्यों नहीं यूज़ करें, ठीक है। तो प्रिंट जो है ना, प्रिंट कुछ प्रिंट जो है सो हम लोग कुछ सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपको डायनेमिक डेटा भी शो करना है, साथ में आपको स्टैटिक डेटा भी शो करना है, तब हम लोग प्रिंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना जान लीजिए। ऐसे मैं एक तो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट डॉट PHP, ठीक है, PHP। अब सेम चीज़ को मैं कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ जहाँ जहाँ इको लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंट लिख देता हूँ। ओके, देखिए अब यहाँ पे मैं गया, अब मैं आउटपुट में बेसिक डॉट PHP को हटा करके मैं प्रिंट डॉट PHP अब लिखूँगा, प्रिंट डॉट PHP। ओके, देखिए आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे जो मैंने एक डायनेमिक डेटा का बात किया था, तो ऐसे आप शो कर सकते हैं, जैसे देखिए इस तरह से आप, जैसे यहाँ पे हेलो क्या है, एक स्टैटिक डेटा है, लेकिन रोहित नेम क्या है, एक जो है सो नेम के अंदर एक रोहित कुमार स्टोर्ड है। तो इस तरह से आप डायनेमिक डेटा इसमें शो करा सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग का है प्रिंटर। द प्रिंटर इज अ फंक्शन दैट इज डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल ऑब्जेक्ट एरे इन ए ह्यूमन रीडेबल वे। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली। अब ऑब्जेक्ट को कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, दिखाते हैं मैं। देयर आर 2 more फंक्शन सिमिलर प्रिंटर और where export a var_dem, they display the private और protected property of the object। ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक प्रिंटर डॉट PHP फंक्शन ये बनाते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर r डॉट PHP, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग PHP टैग पहले ओपन कर लेंगे, क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो प्रिंटर में भी सेम, अगर हम लोग नॉर्मल चीज़ को शो करेंगे आपको सेम थिंग काम करेगा, जैसे बाकी चीज़ें काम कर रही थी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ हेलो रोहित कुमार, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर r डॉट PHP, ठीक है,
तो _r.php। तो देखिए हेलो रोहित कुमार आ गया। यहाँ पे सेम थिंग जैसे बाकी फंक्शन काम करते हैं इको, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप ऑब्जेक्ट और एरे के डेटा को इको कर नहीं कर सकते। लाइक मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे, ओके, एरे के अंदर मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, जैसे मैंने नाम डाल दिया रोहित। अभी मैंने एरे बताया नहीं है, लेकिन जो जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। राजा, अंकुश, अल्ताफ, ओके। सो ये कुछ नाम मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको इको करने की कोशिश करता हूँ, इको $ARR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह का हमको क्या चीज़, क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर कहाँ पे मिल रहा है, array.php में लाइन नंबर 3 में। मतलब जो है सो ये एक तरह का एरे है, और इको क्या शो करता, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को शो करता है, ठीक है। अब प्रिंट भी फंक्शन भी सेम काम करता है आपका। देखिए ये भी सेम एरर देगा, कोई एरर में फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, ओके। अब जैसे ही मैं प्रिंट आर लगा देता हूँ ना, प्रिंट आर, ओके, और यहाँ पे ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस भी लेगा, तो मैंने पैरेंथेसिस दे दिया है, ब्रैकेट सॉरी। और यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला, देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स 0 पे रोहित है, इंडेक्स 1 पे राजा है, और इंडेक्स 2 पर अंकुश है, इंडेक्स 3 पर अल्ताफ़ है, ओके। तो यहाँ पे जो है एक एरे का वैल्यू जो है शो कर चुका है। अब यहीं पे जो है सेम चीज़ को ऑब्जेक्ट ही बना सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट इसको अगर हम बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये name1, name1, ठीक है। अब एक name2 हो जाएगा, ये name3 हो जाएगा, ये name4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं name4 कर देता हूँ, यहाँ पे name3 कर देता हूँ, यहाँ पे name2 कर देता हूँ, और यहाँ पे name1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ARR ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, OBJ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिंपल को OBJ को यहाँ पे शो करा देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंटर में देखिए ऑब्जेक्ट कैसे शो होगा, यहाँ पे बता रहा है कि ब्रैकेट्स का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट भी बन चुका है मेरा। तो एक्चुअली जो इसमें ऑब्जेक्ट बनता है ना, PHP में जो ऑब्जेक्ट बनता है, देखिए बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस के चलते थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बाकी लैंग्वेजेस में आप अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो आपको कर्ली ब्रेसेस मिलेगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरे बता रहा है, बाकी लैंग्वेजेस में जो है सो आपको ऑब्जेक्ट जो है सो क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बना सकते हैं। यहाँ पे टाइप इसका अभी भी एरे ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप टाइप जो है तो चेंज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ तो यहाँ जो है अभी जो है इसका टाइप जो है तो ऑब्जेक्ट बताना स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हैं std क्लास ऑब्जेक्ट, ओके। तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्लास, std मतलब होता है स्टैंडर्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट में अब कन्वर्ट हो चुका है एरे जो है। तो इस तरह से जो है सो आप प्रिंटर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए, ओके। मूव करते हैं ना वेरिएबल्स पे। तो PHP में वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे क्या, एक ही तरीका है एक्चुअली वेरिएबल का, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। PHP में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल्स है बहुत सारे,
ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि इन PHP वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग डॉलर साइन, मतलब आप जितना बार भी जो भी वेरिएबल का नाम देंगे ना उसमें आपका डॉलर साइन होना चाहिए। देखिए मैंने एक वेरिएबल का भी डिफाइन किया था, देखिए यहाँ पे OBJ लिखा तो डॉलर लिखा, ARR लिखा तो डॉलर लिखा, यहाँ पे देखिए प्रिंट में भी मैंने लिखा था नेम तो डॉलर लिखा। तो डॉलर जो है ना मस्ट है, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डॉलर आपको लिखना ही है। डॉलर के बिना आप किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स देख लेते हैं, ए वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द डॉलर साइन, मतलब कि जो भी वेरिएबल का नाम देंगे यहाँ पे उसका डॉलर साइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट कैन बी ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। देखिए ये जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर लेता है, मतलब स्टार्टिंग का जो भी आप रहेंगे, स्टार्टिंग का कोई भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हैं, जीरो नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, ओके। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, मतलब आप जो है मान लीजिए कोई ऐसे वेरिएबल को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं नंबर दे करके। मैं सारा कुछ रूल्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा। ए PHP वेरिएबल मस्ट कैन नॉट कंटेन्स स्पेस, ठीक है। एक वेरिएबल के जैसे आप रोहित कुमार नेम, वेरिएबल नेम, जैसे वेरिएबल और नेम एक दो स्पेस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। वन थिंग टू बी केप्ट माइंड दैट वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर स्पेशल सिंबल और नंबर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। PHP वेरिएबल केस सेंसिटिव और डॉलर नेम बोथ आर द ट्रीट डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉलर नेम और नेम अगर लिखते हैं तो दोनों जो है डिफरेंट वेरिएबल है, एक ही नहीं माना जाएगा। लाइक SQL में एक ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डॉट PHP बना लेते हैं, हम सारा रूल्स को अप्लाई करते हैं। वेरिएबल डॉट PHP, ओके। तो सबसे पहले PHP टैग को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के अंदर डाल देते हैं रोहित कुमार, ठीक है। रोहित कुमार डाल दिए। अब यहाँ इको करेंगे डॉलर नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल डॉट PHP पे जाते हैं हम लोग, वेरिएबल डॉट PHP, तो यहाँ रोहित कुमार आ गया। अब पहला रूल्स क्या था हम लोगों का वो देख लेते हैं। इसको कट कर देता हूँ मैं, इसको कट क्या कि वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रोहित लिखा है, यहाँ पे नेम जब बना था तो डॉलर से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। दूसरा क्या बात कहा गया था मुझे, दूसरा कहा गया था कि इट कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। हाँ देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और इसका स्टार्ट हम 1 2 3 लिख देते हैं और उसके बाद इको करने की कोशिश करते हैं डॉलर 1 1 2 3, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आगे सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 1 2 3 एक्सपेक्टिंग वेरिएबल ऑफ, जो भी लाइन नंबर 4 में एरर आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है। दूसरा क्या था हम लोगों का, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब देखिए इसी को नंबर को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडरस्कोर और इसको भी लिख देता हूँ अंडरस्कोर, ठीक है, तब ये जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ये फिर कोई भी एरर जो शो नहीं करेगा, ठीक है। वेरिएबल को इस तरह से आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चौथा हम लोग का रूल क्या था, चौथा हम लोग का रूल था कि PHP वेरिएबल का नेम कैन नॉट कंटेन्स स्पेस। देखिए अब यहाँ पे जो है एक वेरिएबल हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैसेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं बना दिया where
नेम, ठीक है, वैर नेम। अब यहाँ पे जो है इको करते हैं डॉलर वैर और नेम, ठीक है। ये कभी होगा, कभी पॉसिबल है, देखते हैं। फिर भी आप लोगों का जिद की वजह से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, ठीक है, लाइन नंबर 5 में कि सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम। नेम का कोई पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ड्स हो जा रहे हैं। अब इसी को अगर दोनों को एक साथ बनाना है तो दोनों को अंडरस्कोर के थ्रू जुड़ाव कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर के थ्रू जुड़ाव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है से किसी भी तरह का एरर नहीं शो करेगा। अभी भी एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा, हाँ मैंने सेमी कोलन देना छोड़ दिया, ओके। तो देख सकते हैं 3 बार आया, हेलो रोहित कुमार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का रूल्स क्या था। वन थिंग, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि देखिए कोई भी नंबर और कैरेक्टर से यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ा था। कोई स्पेशल सिंबल से जैसे हम लोग यूज़ करते हैं डॉलर स्टार और इसमें स्टोर कराते हैं रोहित, ठीक है। अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, इको डॉलर स्टार, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है ये। हमको वो तो पता है मुझे कि नहीं देगा कोई आउटपुट, क्योंकि एरर दे देगा, ठीक है। स्टार नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब इसी को अगर सही करना है, ऐसे अगर वेरिएबल को देना है तो इसको अंडरस्कोर लगा दीजिए। लेकिन आप जो है स्पेशल सिंबल कहीं पे भी नहीं दे सकते हैं, ये है स्पेशल सिंबल का यूज़ कभी वेरिएबल के नेम का डिक्लेरेशन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप अंडरस्कोर लगाइए या मत लगाइए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हम लोगों का कि PHP वेरिएबल कैन सेंसिटिव, मतलब दोनों कैन सेंसिटिव होता है। अगर मान लीजिए एक नेम नाम का वेरिएबल यहाँ डिफाइन है, ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल यहाँ डिफाइन है और कैपिटल नेम अगर लिख देते हैं हम लोग NAME कैपिटल नेम, चलिए N कैपिटल लिखे, रोहित कुमार N1 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है दोनों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब देखते हैं कि क्या हम लोग का आउटपुट आता है। तो अभी तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल N कर देता हूँ, इसको कैपिटल N कर देता हूँ, तो देख सकते हैं इसका आउटपुट में चेंजेस आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ठीक है। वहाँ रोहित कुमार आ रहा है, रोहित कुमार 1 आ रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोनों जो है से PHP का वेरिएबल जो है से कैन सेंसिटिव होता है। अगर आप कैपिटल स्मॉल का यूज़ करते हैं तो दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल माना जाएगा। तो हम लोगों ने वेरिएबल जो है ख़त्म कर लिया था, वेरिएबल हम लोगों का एंड हो चुका था। हम लोगों ने वेरिएबल को उसका रूल्स और सारा का सारा नियम कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या क्या रूल्स है PHP के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो सारा कुछ हमने देख लिया था। अभी हम लोग मूव करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल की तरफ, ठीक है। अभी वेरिएबल हम लोग जान गए हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका रूल्स क्या है। लेकिन जो वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं ना, उसका स्कोप क्या होता है, कहाँ तक वो एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज़ हम लोग को पता चलेगा स्कोप ऑफ वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है PHP के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पहला लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और थर्ड वन जो है वो है स्टैटिक वेरिएबल, जो कि हर एक लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उन सारे लैंग्वेज में 3 तरह के वेरिएबल जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो PHP में भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, बट इसमें जो डिक्लेरेशन है, जैसे वर्किंग है ना, थोड़ा अलग है। तो हम लोग चलिए प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा मूव करते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने क्या करता हूँ कि अपना htdocs में जा करके मेरा जो फोल्डर बना हुआ है उसमें मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो मैं CMD लिखूँगा और इसमें कोड डॉट लिखने से मेरा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मेरा फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक फाइल पहले से ऑलरेडी बना के रखा है स्कोप वेरिएबल के अंदर। इसमें PHP टैग को मैं ओपन करता हूँ। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूँ, ओके। आई थिंक ये विजिबल होगा प्रॉपर तरीके से। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल मैंने बना लिया। अब इसमें जो है एक मैं पहले वेरिएबल डिफाइन करूँगा, तो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख दूंगा रोहित कुमार, ओके।
और इसको इको करूँगा सिंपल सा, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नेम को वो इको कर दिया मैंने। अब इसको देखना होगा तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कि मुझे जाना होगा अपने ब्राउज़र में, और सबसे पहले अपना जो है जैम सर्वर को स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर जैम सर्वर आपका स्टार्टेड नहीं है, फिलहाल मेरा स्टार्टेड है, आप देख सकते हैं जैम सर्वर में स्टार्टेड है। मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, स्टॉप किया मैंने, स्टार्ट कर लिया, तो आपने देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ लोकल होस्ट। ओके, सिंपल सा मेरा फाइल का नाम था यूट्यूब, उसके बाद था मेरा बेसिक ऑफ PHP। ठीक है, और मेरी फाइल का नाम था स्कोप ऑफ वेरिएबल डॉट PHP। ठीक है, मैंने जीव खोला है, देखिए रोहित कुमार जो है आउटपुट में आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ जो है अभी हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं लोकल वेरिएबल की तरफ। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है जान लेते हैं। पहले एक नंबर पॉइंट देते हैं इसको। ठीक है, तो पहले एक वेरिएबल यहाँ पे जो है, इसको जो मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ। तो मैंने एक नेम डिफाइन किया है। अब इसको जो है एक तरह का ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये जो है एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है, इसको मैं प्रूफ करूँगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये फाइल के सबसे टॉप पे लिखा गया है। ठीक है, और फाइल है स्कोप ऑफ वेरिएबल डॉट PHP, और फाइल के जो भी सबसे टॉप पे लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है भाई? तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन बनाया फंक नाम का। ठीक है, फंक नाम का एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं अगर एक डिफाइन करता हूँ a इक्वल टू 10 डिफाइन करता हूँ। ठीक है, a इक्वल टू 10 डिफाइन करता हूँ, इको करता हूँ मैं डॉट a को। ठीक है, इको करता हूँ a को, और मुझे फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। फन नाम का मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, इको अगर मैं कॉल करता हूँ इसको, तो यहाँ पे जो है मुझे आउटपुट 10 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इको वहाँ नेम को मैंने इको कर रखा है, इसीलिए वहाँ पे और रोहित कुमार भी प्रिंट कर रहा है। अभी मैं यहाँ देखिए, यहाँ 10 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बचाऊँ तो बाहर भी आपका दिमाग में आ रहा होगा कि बाहर भी इसको एक्सेस करने का। ठीक है, तो मैं इसको इको करता हूँ बाहर में एक्सेस करता हूँ ए को। ओके, सो अभी क्या होगा तो देख लेते हैं। देखिए, हम लोग को मिल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल ए। क्यों? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस जो है ना, वो इस ब्लॉक के अंदर ही है, इस ब्लॉक से वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, तो आई होप आप लोकल वेरिएबल समझ गए होंगे। ठीक है, लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है किसी ब्लॉक के अंदर ही होता है। अब मान लीजिए एक इफ कंडीशन एक तरह का ब्लॉक ही है। एग्जाम्पल के लिए 10 ग्रेटर देन 5 होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया $b इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि ए जो है, बी जो है, यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट नहीं होना चाहिए। बी बाकी अदर लैंग्वेजेस में तो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ प्रिंट हो रहा है 20। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट हो रहा है क्यों? क्योंकि PHP में क्या होता है ना कि PHP एक जो है डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
और हम लोगों ने अगर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा था तो वो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप इसको फंक्शन बेस्ड भी यूज कर सकते हैं टोटली, और टोटली क्लास बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बेस्ड यूज करते हैं तब हम लोग को जो है वहाँ पे जो है सो हम लोग को वेरिएबल जो है सो ब्लॉक के अंदर काम नहीं करता है। एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो बाहर काम नहीं करता है, लेकिन ये जो है अगर ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं, लाइक इफ कंडीशन के अंदर डिफाइन किए, तो ये हम लोगों ने किसी एक तरह का ब्लॉक ही है, ये स्टेटमेंट ब्लॉक है, लेकिन ये जो है बाहर भी चला आता है। आप इफ कंडीशन के अंदर लिखे, लूप के अंदर लिखे, ये बाहर चला आता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप आप लोकल वेरिएबल समझ गए होंगे। इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यह मेरा लोकल वेरिएबल यहाँ से खत्म हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कहाँ तक रहता है भाई? तो ग्लोबल वेरिएबल का मैं फर्स्ट में ही बता चुका हूँ कि इसका एग्जिस्टेंस हमारा पूरा फाइल के अंदर होता है, पूरा फाइल के अंदर होता है। ठीक है, अब इसको मैं कहीं भी प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट हो जाएगा एब्सोल्युटली, लेकिन पीएचपी में एक रूल है, पीएचपी में एक रूल है कि आप जो है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ तो आप समझ में आएंगे आपको। एक मैंने बनाया फंक नाम का फंक्शन, यहाँ पे फंक 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे इको करना चाहूँगा मैं डॉलर नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे को कि देख सकते हैं, अगर इको करूँ मैं, कॉल करना पड़ेगा मुझे फंक्शन को, तो फंक 1 को मैं कॉल करता हूँ, तो और नेम को प्रिंट किया मैंने फंक 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे नेम प्रिंट होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ क्या बता रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। क्यों? क्योंकि पीएचपी में जो है ग्लोबल वेरिएबल किसी लोकल में काम नहीं करेगा, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर ये काम नहीं करेगा। हाँ, इफ कंडीशन लूप के अंदर काम करेगा, वो तो हर एक लैंग्वेज में ऐसे भी नॉर्मल है वो, लेकिन फंक्शन के अंदर ये डायरेक्टली काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको अगर हमको काम करवाना हो, मान लीजिए अब काम तो कर नहीं रहा है भाई, लेकिन हमको तो काम करवाना है। क्यों? क्योंकि हमको ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस भी करवाना है, तो हम कैसे करेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने लोकल वेरिएबल ग्लोबल में कुछ डेटा डिफाइन किया ग्लोबली, और मैं फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों के पास 2 टेक्निक है। पहला तो ग्लोबल कीवर्ड है हम लोगों के पास। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेम को हम लोग बता रहे हैं इसको कि नेम जो आपको लेना है ना, वो ग्लोबल वाला नेम को लेना है। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं इको, और देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट किया मैंने, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया इसको कि भैया आपको जो नाम लेना है ना, वो ग्लोबल वाला लेना है। ओके, तो ये जो है तो ग्लोबली वाला नेम को ले लेगा। ओके, और ग्लोबल जो है एक हमारा वेरिएबल भी है। ओके, वेरिएबल इन द सेंस कि हम लोग के पास प्री डिफाइंड वेरिएबल है, कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल भी है हम लोग को पीएचपी में, लाइक हम लोग को पोस्ट मिलता है, गेट मिलता है, इसी तरह से ग्लोबल नाम का वेरिएबल भी है। तो हम लोग को अगर उसमें पता करना होगा कितना ग्लोबल वेरिएबल हम लोग का डिफाइन है, तो एक बार प्रिंटर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह का हम लोग के पास एरे का डेटा प्रोवाइड करता है, एरे डेटा। ठीक है, तो हम ग्लोबल लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ग्लोबल्स नाम का एक तो वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको प्रिंटर करेंगे तो हम लोग को सबसे प्री कर लेते हैं, प्रिंटर करेंगे तो सारा का सारा ग्लोबल वेरिएबल इसमें मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें देखिए हम लोग को गेट मिल जाता है, पोस्ट मिल जाता है, हम लोग के अंदर कुकीज़ मिल जाता है, फाइल्स मिल जाता है। अब देखिए मैंने एक नेम जो है ग्लोबली डिफाइन किया था, वो देखिए नेम है। ठीक है, नेम भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, रोहित कुमार वाला नेम। तो ये जो है नेम भी एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है। इससे प्रूव हो जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है सो बाहर डिफाइन जितना भी हम लोग करते हैं फाइल के ऊपर में, वो ग्लोबली एक्सेसिबल है, और वो एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है। तो एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, इससे हम लोग का ये प्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्लोबल के अंदर ये नेम भी आ चुका है। तो ग्लोबल वेरिएबल हम लोग का ख़त्म हो चुका है। ओके, तो देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को कैसे प्रिंट किया जाता है, ये हम लोग देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ देख लिया, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। इसको अगर हम लोग लोकली चेंज करते हैं नेम को, तो लोकली चेंज रहेगा, ऐसा नहीं कि बाहर चला जाएगा। देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ प्रिंट किया नेम को, तो यहाँ रोहित कुमार ही प्रिंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ और प्रिंट हो रहा है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अंकुश आ रहा है, लेकिन ये अंकुश कौन सा आ रहा है,
ये जो अंकुश आ रहा है ये मेथड वाला अंकुश आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको PHP में अलग देखने के लिए मिलेगा। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं वैल्यू को, तो वो सिर्फ फंक्शन तक ही एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, फंक्शन तक ही लग रहा होगा कि आपको एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दूँ इस प्रिंट करने से पहले, तो देखिए आपको एक जादू देखने के लिए मिलेगा कि आपको ग्लोबल ये वैल्यू जो है सो ग्लोबली चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस नेम को 10 बार प्रिंट करूं, 10 बार प्रिंट करूं तो मुझे 10 बार अंकुशी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, देख रहे हैं, मुझे अंकुशी 10 बार मिलेगा। मतलब ये वैल्यू जो है सो ग्लोबली चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये नेम का वैल्यू ग्लोबली चेंज, अब नेम में रोहित कुमार नहीं रहा, अब आ गया है हमारा अंकुश कुमार। एक बार यहाँ प्रिंट हुआ, एक बार यहाँ जो मैंने इको किया है नेम को यहाँ प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने इसमें नेम में क्या असाइन कर दिया, अंकुश। अब अंकुश जो है सो ग्लोबली चेंज हो चुका है। अब नेम में क्या वैल्यू आ चुका है मेरा, अंकुश। तो PHP में कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे काम करता है PHP कि अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल को लोकल से भी चेंज कर सकते हैं, आप लोकल वेरिएबल से भी लोकली चेंज करेंगे तो ग्लोबली चेंज हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है PHP के अंदर। ठीक है, तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप ग्लोबली, लोकल से आप ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अगर करना भी चाहें तो आपको जो है करंट ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड के थ्रू आपको चेंज करना होता है, तब जाकर के आपका चेंज होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल हम लोग का खत्म हो गया। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल थर्ड वन। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल हम लोगों का सेकेंड था। अब थर्ड हम लोगों का हो गया स्टैटिक वेरिएबल। ओके, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल पहले समझ लीजिए कि क्यों हम लोग बनाते हैं और PHP में क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का सबसे पहले पर्पस क्या है? स्टैटिक वेरिएबल मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टैटिक, जिसका वैल्यू जो है ना एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहता है। मतलब उसका वैल्यू जो है रीअसाइनमेंट नहीं होता है। मतलब वैल्यू जो है ना दोबारा से असाइन नहीं होगा, हमेशा चेंज होता है वैल्यू, लेकिन दोबारा से असाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ठो फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन बनाना स्टैटिक अंडरस्कोर फंक। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ स्टैटिक नाम का, स्टैटिक $num, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 0, और इसको मैं नम को जो है सो प्लस करते जाता हूँ। ठीक है, नम को प्लस करते जाता हूँ, और यहाँ मैं कॉल करूँगा स्टैटिक नम को। ठीक है, स्टैटिक फंक को कॉल करता हूँ। ठीक है, स्टैटिक फंक को मैंने कॉल किया, और इसको अगर इको करूँगा तो मुझे कितना वैल्यू रिटर्न मिलेगा देखते हैं। तो मुझे सिंटेक्स एरर आ गया, नम एक्सपेक्टेड और ऐसे कुछ करके एरर आ गया। क्यों आया भाई? मैंने सेमी कॉलन देना भूल गया एक्चुअली। ठीक है, सेमी कॉलन मैंने दे दिया है, और देखते हैं मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। क्यों भाई, क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं किया मैंने। वैल्यू रिटर्न करने के बाद ही वहाँ पे आपको आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो $num को मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, तब मुझे वहाँ देखने के लिए मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, 1 मिल रहा है। अब अगर इसको कंट्रोल भी मैं 4 बार कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक मिल गया। मतलब देख रहे हैं इसका वैल्यू जो है रीअसाइनमेंट नहीं हो रहा है, जबकि ये जो है नॉर्मल फंक्शन सेम चीज़ को नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, सेम चीज़ को मैंने कॉपी किया,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय स्टैटिक वेरिएबल, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय नॉर्मल वेरिएबल, ओके। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, बस यहाँ से स्टैटिक हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे एक तो मैं बी आर लगा देता हूँ ताकि दोनों फंक्शन के बीच में आपको फ़र्क पता चल सके। एक बी आर लगा दिया मैंने, और लगाने के बाद यहाँ करते हैं रिफ्रेश, कैन नॉट डिक्लेयर, अच्छा दोबारा हो गया ये, इसीलिए गड़बड़ बता रहा है। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो कंट्रोल F करते हैं इसको, और इसी को जो है सो 1 कर देते हैं, ठीक है। और बस फंक्शन नेम ही तो 1 किया मैंने, और तो सब बाकी सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ता है, देखें दोनों में। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 1 1, मतलब हर बार वैल्यू रीअसाइन हो जा रहा है। लेकिन स्टैटिक के साथ क्या हो रहा है, स्टैटिक के साथ आपका हो रहा है कि आपका वैल्यू रीअसाइन नहीं हो रहा है, हर बार वैल्यू वही रह जा रहा है। मतलब नम के अंदर जो वैल्यू पहले था एंड ऑफ द प्रोग्राम तक वो वैल्यू चेंज नहीं होता, रीअसाइन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब भी फंक्शन कॉल होगा तब नम के अंदर 0 चला जाएगा, ठीक है। चूँकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो इसके अंदर वैल्यू एक बार स्टार्टिंग में ही खाली असाइन होगा 0, उसके बाद फिर प्लस प्लस हुआ तो वो लेटेस्ट वैल्यू उसके अंदर हमेशा के लिए असाइन हो गया। अब इसका वैल्यू पहला बार जब हम लोग फंक्शन कॉल किए तो इसका 1 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा बार कॉल किए तो फिर 2 हो गया, फिर तीसरा बार कॉल किया तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, मतलब 7 बार कॉल हुआ तो 7 रह गया, ठीक है। लेकिन नॉर्मल वाला के साथ क्या हुआ कि जितना बार आप कॉल कर रहे हैं ना उतना बार इसका नम में हर बार वैल्यू 0 चला जा रहा है, और एक प्लस हो करके वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो हर बार 1 1 1 1 1 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेन फ़ायदा होता है स्टैटिक वेरिएबल का। अब पूछेंगे, बहुत लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसका यूज़ कहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ पे होगा। तो इसका यूज़ बहुत सारे जगह पे हो सकता है। लाइक आकर आप एक ऐसा कोड लिखते हैं जहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल आपको बनाना है, ठीक है, स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बनाना है। एग्जांपल के लिए हम लोग बैंक में बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक अकाउंट नंबर हम लोग का बैंक अकाउंट नंबर सब सारे यूज़र्स का अलग अलग होता है, ठीक है, जितने भी यूज़र होते हैं सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज़ उसमें कॉमन होता है, अगर सेम बैंक अकाउंट, मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर ब्रांच में मेरा अकाउंट खुला है, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे ही अकाउंट होगा, और भी बहुत सारे लोगों का होगा। लेकिन वो पर्टिकुलर ब्रांच का जो IFSC कोड होता है वो सब में सिमिलर ही होता है, ठीक है। और नेम जो होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया नेम हो गया, एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, इसको कोई चेंज करना चाहेगा क्या? कोई बैंक ऑफ इंडिया बैंक को नेम को चेंज करना नहीं चाहेगा, बैंक का IFSC कोड को कोई चेंज नहीं करना चाहता। बैंक अकाउंट नाम ही सबका बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट नंबर और उस क्लाइंट का नेम होता है, यूजर का नेम होता है, वो चेंज रहता है, ठीक है। तो आपका जो है सो IFSC कोड या बैंक का नेम ये एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्या था, डेटा टाइप। PHP डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू होल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ data or value. PHP supports 8 primitive data type that can be categorized into three types: scalar types, predefined, compound types, user defined and social type, special types of variable, ठीक है। तो 3 टाइप्स का वेरिएबल जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा वहाँ पे आपका ये वेरिएबल होता है, ठीक है। तो कुछ स्केलर टाइप के वेरिएबल है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे सबसे पहला है आपका बूलियन हो गया, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इस स्केलर टाइप का वेरिएबल बोला जाता है, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यूजर डिफाइंड एरे एंड ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि हर एक लैंग्वेज में होता है। और ये जो है स्पेशल टाइप का कुछ रिसोर्स एक तो है, एक नल है। तो इसको हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जान जाएंगे जब हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। तो मेन हम लोग का फोकस रहेगा यही सारे पे, एरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि PHP जो है एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है।
डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लोग एक डेटा टाइप डॉट पी बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डेटा डॉट पी। ठीक है, तो पी टैग ओपन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे जो है वेरिएबल कुछ भी डिफाइन करते हैं। वेरिएबल ए इक्वल टू मैंने 10 डाल दिया। ठीक है, तो ए जो है ना, ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ, ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ। अगर मैं इसको इको करूं ए को, तो आपको बस पता चल रहा है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ डेटा टाइप डॉट डेटा अंडरस्कोर टाइप डॉट पीएचपी, ठीक है 10। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि $b इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, और इको किया b को, ठीक है, इको किया b को, तो दोनों सेमी कॉलन मेरे से बार बार छूट जाता है। ठीक है, इको किया बी को, तो दोनों 10 में फ़र्क क्या है, कोई बता सकता है फ़र्क क्या है। एक बी आर दे देता हूँ। ठीक है, तो दोनों 10 में फ़र्क क्या है भाई, कोई फ़र्क तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो ये तो किसी को डाउट हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ फ़र्क आपको दिख रहा होगा ऐसे ही कि इसमें कट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कट्स नहीं लगे हुए हैं। जो हम लोग स्ट्रिंग वाला प्रिंट कराए हैं उसमें कट्स लगे हुए हैं, जो हम लोग स्ट्रिंग वाला प्रिंट नहीं कराए हैं उसमें कट्स नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, इंटीजर वाला में कट्स लगे हुए हैं, उसमें कट्स नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, फिर भी हम लोग को 10 ही तो दिख रहा है ना, दोनों में कुछ फ़र्क तो दिख नहीं रहा है। इसको बी आर को हटा देते हैं हम। देखिए यहाँ सॉरी, वो बी आर की वजह से हो रहा था। तो यहाँ पे जो है तो दोनों में 10 ही दिख रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, कोई बता सकता है ऐसे। तो हम लोगों को तो भाई पता करना होगा ना, पता करना हम लोग कैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है कि इंटीजर है। तो यहाँ पे जो हम लोग पता कर सकते हैं टाइप ऑफ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बता रहा है इंटीजर। ओके, यहाँ पर हम लोग को बता रहा है इंटीजर, ए का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, लेकिन हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, वी का क्या टाइप है, बी का क्या टाइप है, तो बी का टाइप है स्ट्रिंग। तो हम लोग के यहाँ से पता साबित हो जा रहा है कि ए जो है एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ए जो है एक इंटीजर टाइप का, बी क्या है हमारा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। बी किस टाइप का वैल्यू, हम लोग का स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। क्योंकि इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर किसी भी फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, किसी भी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो वो जो उसको जो है वो पीएचपी जो है स्ट्रिंग मानता है। ठीक है, सिंगल या डबल कोट के अंदर किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो आपको जो है पीएचपी हमारा स्ट्रिंग मानता है। देखिए, ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका हम लोग बुलियन कैसे डिफाइन करते हैं इसके अंदर। तो हम लोग एक सी नाम का वेरिएबल बना लिए, $C इक्वल टू लिख दिए बुलियन, इक्वल टू लिख दिए ट्रू। ठीक है, तो ट्रू लिख दिए। अब इसका ये जो है ट्रू, सी जो है ये किस टाइप का वेरिएबल, ट्रू लिख दिया मतलब क्या, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो है बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, बुलियन टाइप का वेरिएबल है। अब हमने एक और क्या पढ़ा था, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट पढ़ा था। तब इसके अंदर एक और वेरिएबल बना लेते हैं डी नाम का, और इसके अंदर हम स्टोर करा देते हैं 10.24। ओके, अब इसको अगर हम डी को प्रिंट करें तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, डबल। ठीक है, डबल प्रिंट हो रहा है।
तो डबल क्यों प्रिंट हो रहा है वो पहले जान लेते हैं। डबल क्यों प्रिंट हो रहा है जबकि फ्लोट होना चाहिए? तो फ्लोटिंग वैल्यू को ही एक्चुअली डबल बोला जाता है, ठीक है, डबल बोला जाता है। डबल जो है ना वो फ्लोट से ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमको फ्लोट ही चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको डबल नहीं चाहिए, हमको फ्लोट चाहिए, तो फिर इसको हम लोग टाइपकास्ट कर देंगे फ्लोट में, ठीक है। फ्लोट में अगर हम लोग उसको टाइपकास्ट कर देते हैं तो हम लोग को जो है यहाँ पे आपको ये फिर भी डबल ही बता रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली फ्लोट को ही डबल समझता है। अगर इसको एक और टेक्निक है जिससे आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी फ्लोट को डबल ही मानेगा। पॉइंट वाला जितना वैल्यू होता है पीएचपी में वो डबल ही माना जाता है, ठीक है। एक फंक्शन होता है फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करने का, लेकिन इसको डबल ही मानेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फ्लोट वैल्यू मतलब फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोट अदर लैंग्वेजेस में फ्लोट एक अलग तरह का डेटा टाइप है, बट फ्लोटिंग वैल्यू को ही हम लोग डबल बोलते हैं, डबल डेटा टाइप, ओके। डबल और फ्लोट में फ़र्क क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। डबल जो है वो एक तो स्मॉल डेटा टाइप है, ठीक है। स्मॉल डबल जो है कुछ लैंग्वेजेस में 4 बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है डबल, और 4 बाइट लेते हैं फ्लोट, ठीक है। तो स्मॉल है और ये पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक जो है पॉइंट के बाद 7 डिजिट को ही सपोर्ट करता है, और डबल जो है 25 डिजिट को सपोर्ट करता है, बस इतनी फ़र्क है। और हम लोग का होता है पीएचपी में फिर एरे होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं इसको। ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग का हो गया एरे और ऑब्जेक्ट। तो एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है पीएचपी के अंदर उसको देख लेते हैं पहले। एरे को डिक्लेयर करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, इसको पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। एरे, ठीक है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए $ARR लिखते हैं हम, और एरे नाम का एक पहले से ही फंक्शन है पीएचपी के अंदर, ठीक है। और इसका अगर टाइप चेक करेंगे गेट टाइप, ठीक है, इसका टाइप चेक करते हैं हम लोग तो एरे बताएगा, ठीक है। ये देखिए सेमीकोलन छूटा हुआ था, एरे बता रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ एरे बता रहा है। अब एरे को 2 तरीका से मैंने बताया था डिक्लेयर कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया तो ये भी जो है एक तरह का एरे हो गया। अब यहाँ ARR1 लिख देते हैं और दोनों को ही प्रिंट करते हैं, दोनों को ही प्रिंट करते हैं, तो हमारा जो है सो एरे शो होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए दोनों ही हमारा एरे है। पीएचपी में जो है इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। देखिए एरे का डिक्लेरेशन इस तरह से कर सकते हैं आप, और ऑब्जेक्ट का किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। तो पहले जान लेते हैं कि एरे ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर क्यों करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एरे जो है वो हमेशा इंडेक्सिंग वैल्यू को सपोर्ट करता है, स्टोर करता है अपने अंदर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा जो है किस तरह का वैल्यू को स्टोर करता है, एसोसिएटिव डेटा को, मतलब की और पेयर के फॉर्म में जो डेटा जिसको रहता है। जैसे कि नेम हो गया, तो नेम एक की हो गया, उसका नाम जो है उसका डेटा होगा। जैसे मेरा नेम,
नेम, अब मेरा नेम के अंदर कॉलन करके अगर स्टोर हो गया डेटा रोहित, तो हो गया हमारा एसोसिएटिव डेटा। ओके, तो इसके अंदर जो है दो तरीका से स्टार्ट ये कर सकते हैं, हम लोग स्टोर करा सकते हैं। जैसे हम लोग लिखे डॉलर ऑब्जेक्ट डॉलर OBJ इक्वल टू न्यू ऑफ STD ठीक है। इसके अंदर हम लोग को जैसे नेम लिखा, ठीक है, नेम, और इसके बाद एरो साइन के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ रोहित कुमार, रोहित कुमार कुमार, तो ये रोहित कुमार हो गया। बस इसको एक चीज़ करना पड़ेगा, अभी भी इसका टाइप हम लोग को एरे ही दिखाएगा, बस इसको हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसका हम गेट टाइप करें, गेट टाइप डॉलर OBJ को, और यहाँ इको करें, तो देखिए हम लोग को क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। सिंटेक्स एरर, कहीं पे सेमीकोलन छूट गया, हाँ यहाँ पे छूट गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या ये मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइपकास्ट अगर ना करें PHP के अंदर, देखिए हम लोग बाकी लैंग्वेजेस जितने भी पढ़े हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए एसोसिएटिव डेटा चाहिए, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग एसोसिएटिव डेटा, कर्ली के अंदर अगर हम लोग डेटा लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव डेटा, ठीक है। लेकिन इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डेटा को आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, एरर दे देगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये कर्ली को मानता ही नहीं है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप अगर आपको डिक्लेयर करना है कि नहीं हमको ऑब्जेक्ट टाइप ही चाहिए डेटा, तो आपको जो है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। OBJ ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, इसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो है इसका टाइप होगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, तो हमारा दिखाएगा ऑब्जेक्ट। तो समझ गए होंगे कैसे ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होता है PHP के अंदर। और ये हमारा था एरे का रिसोर्स और नल रिसोर्सेस एक अलग तरह का डेटा टाइप है, जो हम बाद में जब अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि किसी भी लैंग्वेज में आपने पढ़ा नहीं होगा। और इसमें भी नहीं है, इसमें भी है लेकिन थोड़ा अलग है। और नल भी आपने नहीं पढ़ा होगा, नल एक्चुअली थोड़ा बहुत बाकी लैंग्वेजेस में कॉमन है, लाइक पाइथन में भी नल है, बट बाकी सारे लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ा होगा। तो अगर मैं नेक्स्ट अभी जब प्रैक्टिकल की तरफ हम वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पे एक दो जगह पे नल वैल्यू का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कंपेयर करने में वैल्यू को कि नल के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो उस तरह का चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नल को। और ये जो है से यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये सारा कुछ को, ऑपरेटर्स कवर करेंगे, फिर हम लोग इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे। इफ एल्स कंडीशन के बाद हम लोग लूप्स पढ़ेंगे कि लूप्स क्या होता है, लूप्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद जो है से हमारा सीरीज़ जो है बेसिक वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं तक अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जान ही गए हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक बार बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। ऑपरेटर्स रहेगा हम लोग का, फिर इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है मैं अभी बेसिक ही बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं एडवांस लेवल पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेन मकसद मेरा है PHP के अंदर इफ एल्स कंडीशन नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक इसलिए मूव कर बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगना चाहिए कि PHP में आए हैं तो कुछ तो अलग होगा, और सच में बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग हैं।
आपने देखा इसमें जो है वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे, स्कोप वेरिएबल का यूजेस कहाँ पे है, कैसे वो काम करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा अलग अलग है। तो जो अलग है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। कॉमन आपको बाकी सारे लैंग्वेजेस में आपने, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट बताया था तो उसमें भी मैंने आपको सेम चीज़ें ही बताया था। मैं सेम चीज़ को हर एक लैंग्वेज में रिपीट नहीं करने वाला, मैं एक लैंग्वेज में प्रॉपर आपको बता दूंगा, और अलग लैंग्वेज में अगर कुछ अलग होगा उससे तो ही मैं अलग बताऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कवर सब चीज़ करके लेके चलूँगा। जैसे मैंने देखिए हर एक चीज़ को मैंने कवर किया है। जैसे कि देखिए स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ। देखिए ये सब PHP के हैं, ये PHP में जो अलग है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल हो गया, हर एक लैंग्वेज में स्कोप वेरिएबल कॉमन है, डेटा टाइप कॉमन है, ऑपरेटर्स कॉमन है, इफ एल्स कंडीशन कॉमन है, और लूप्स कॉमन है, और बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ें मैं आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में 3 जो हमारा टाइप बच जाएगा हमारा ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशन और लूप्स, जो कि थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसको हमको बहुत सारी चीज़ें हमको करके दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आने वाले वीडियो में इसको क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक किया करिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तभी के लिए बाय बाय।